तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मॉडल पेपर है ना, मैंने खुद हाथ से आप लोगों को तैयार किया है। ठीक है, खुद हाथ से मैंने तैयार किया और इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे मॉडल पेपर होता है वैसा मैंने खुद आपको तैयार किया है और सारे प्रश्न आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोग कि कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक देकर, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़कर और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए हम चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद कोई चीज़ देखेंगे हम लोग। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है यहाँ पे कि पाई है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या कि एक अपरिमेय संख्या कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाई के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पाई होता है ना, तो पाई का जो मान होता है क्या, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 22/7 को हम क्या करते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए पाई का जो मान 22/7 होता है वो तो जिसे P/Q के रूप में लिख देते हैं, और Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो Q यहाँ पे कहाँ 0 नहीं ना, तो ये आपका कहलाता है परिमेय संख्या। पाई का मान जो 22/7 होता है वो आपका कहलाता है परिमेय संख्या। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पाई होता है ना, तो पाई आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या हो जाता है और पाई का मान जो 22/7 होता है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ही बताइए इन चारों ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा। तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप हमको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। सारे डाउट आपको मैं क्लियर कराते जाऊंगा हर एक प्रश्न के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो पहले का सी। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब विषम पूर्णांक का रूप होता है, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक p है, यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए हमसे कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, चाहे बोले सम पूर्णांक, चाहे वो आपसे बोले क्या विषम पूर्णांक, चाहे वो बोले आपको क्या सम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक सम पूर्णांक दोनों एक तरह से लिखे जाते हैं। जैसे p के लिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे होगा, तो p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक 2p+1 का रूप का होगा। किसका, 2p+1 के रूप का होगा, ऐसे लिखा जाता है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक p के लिए क्या होगा, 2p+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। 2p+1 क्या, 2p+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये बात एकदम अच्छे तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे अब लगाना पड़ेगा। पूछ रहा है यदि 3x+2ky बराबर क्या है, 2 है, और 2x+5y+1 बराबर 0 है, द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हों तो k का मान है। दो समीकरण दे दिया है, कह रहा है कि इससे जाने वाली जो रेखाएं होंगी ना, वो क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हमें k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे लगेगा। तो हमारे पास देखिए दो समीकरण दे चुका है, मतलब एक यह और एक यह।
पहला दे रखा है 3x प्लस 2ky बराबर दे रखा है 2, ठीक है। दूसरा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा दे रखा है हमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा दे रखा है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। हाँ, ये प्रश्न में दे रखा है। अब हमें करना क्या है कि इस 2 को भी इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2ky प्लस 2 इधर आएगा तो -2 बराबर हो जाएगा आपका 0। और ये वाला ऐसे ही रहने दीजिए, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। इसे अपना समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण दूसरा मान लीजिए। हो गया। कह रहा है कि रेखाएं जो हैं इसके समांतर हैं। रेखाएं समांतर का मतलब ये होता है कि जो a1 बटा a2 होता है ना, वो तो बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। यही होता है समांतर रेखा का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण पहला है ना, तो इसको हम लोग a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। और ये दूसरा समीकरण जो 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है, तो इसे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो देखिए x से x कैंसिल, तो a1 बराबर 3, y से y कैंसिल, तो b1 बराबर 2 के आ गया और c1 बराबर यहाँ से क्या आ गया, -2 आ गया। c1 बराबर क्या आ गया, -2। इसे हल करेंगे तो x से x कैंसिल, तो a2 बराबर 2 आ गया, y से y कैंसिल, तो b2 बराबर 5 आ गया और c2 बराबर 1 आ गया। ये चीज़। अब यहाँ से तुलना करते हैं, इस पे रखते हैं। पहले a1 a2 का वैल्यू निकालें। a1 बटा a2, तो a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू 2, तो क्या गया 3/2। इसी तरह b1 बटा b2 निकालिए। b1 कितना है 2k और b2 कितना है यहाँ पे 5। इसी तरह हम यहाँ पे c1 बटा c2 निकाल देंगे। c1 कितना है -2 और c2 कितना है 1। अब सबका अलग अलग निकल गया, तो समांतर रेखाएं का फार्मूला ये होता है, उसी पर रख दीजिए। a1 बटा a2, a1 का वैल्यू कितना है 3/2, a1 बटा a2 का वैल्यू कितना है 3/2 बराबर है b1 बटा b2 के। b1 कितना है 2k और b2 कितना है 5, और ये बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। c1 कितना -2 और c2 कितना है 1, तो इससे बराबर, ये तो इससे काम मतलब है नहीं हमें। इससे हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k का वैल्यू 2k का गुणा तब 2 में होगा, तो 2 दूनी के 4k बराबर 5 गुणा 3 होगा, तो 5 3 15। अब यहाँ से k का जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15/4। यही k का वैल्यू है। तो बहुविकल्पीय में क्वेश्चन सॉल्यूशन के तौर पे आते हैं। k बराबर 15/4 देखिए दिया है, तो k बराबर 15/4 आ गया कि नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे का हो जाएगा सी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्या होगा, मूल होगा। अब हमसे मूल पूछा है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, यह क्वेश्चन कैसे लगता है, इसे हम लोग लगाने की कोशिश करें कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, मैं यहाँ पे हल करता हूँ। पहले समीकरण जो लिए उसको लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके मूल पूछ रहा है। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गया, इससे हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब दो संख्या का ऐसा फैक्टर लेंगे कि गुणा करने पे 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पे यहाँ पे 1 छिपा है 1 आ जाए, तो होता है 2 गुणे 1। क्योंकि 2 गुणे 1 जो है उसका 2 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 में से घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा, और यही मान रख लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से -2x और प्लस x लिख सकते हैं। क्योंकि -2x में से अगर x, देखिए -2x और प्लस x तो घट जाएगा, तो 2x में से 1x घटेगा तो 1x बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तब सही हो रहा है। ये -1 को ऐसे लिख लीजिए बराबर 0। अब यहाँ से इसका इसके साथ पेयर बना लीजिए,
ठीक है। अब यहाँ से x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2x कामन ले लीजिए। 2x कामन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x, तो x कैंसिल होगा तो 1x बचेगा, फिर माइनस 2x का 2x कामन लेंगे तो क्या बचेगा 1, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो ये कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 इसमें भी है और x माइनस 1 इसमें भी है, तो इसको हम एक साइड लिख सकते हैं कि x माइनस 1 और 2x यहाँ पे प्लस x, तो 2x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब करना हमको ये है कि एक बार x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1/2, तो मूल हमारा 2 आ गया, एक तो 1 आ गया और एक आ गया माइनस 1/2 आ गया, यही आपके मूल हैं। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है 1 कमा माइनस 1/2, तो 1 कमा माइनस 1/2, ठीक है, ऑप्शन सी यही तो मिल रहा है ना, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 2 आकृतियां, क्या बोल रहा है कि 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती हैं। कोई 2 आकृति है ना, अगर उसका आकार समान हो लेकिन परंतु अमाप जो होता है उसका डिजाइन समान न हो तो वो कहलाती हैं सर्वांग समाकृतियाँ, समान आकृतियाँ, कि समरूप आकृतियाँ, कि एंड लास्ट आपका सममित आकृतियाँ। ठीक है, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस बात को अभी से नोट कर लीजिए कि जब भी 2 आकृतियाँ अगर उनका आकार समाप हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप जो समान न हो तो उसे हम कहते हैं समरूप आकृतियाँ। क्या कहते हैं, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। यह बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि ये चीज़ होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां भी क्लियर हो गया होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखा है लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न, अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग आप उसको अति लघुत्तरीय कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अति लघुत्तरीय कर लीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग पहले देखेंगे, तब जाके लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ताकि जैसे मॉडल पेपर आता है वैसे हम लोग करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से जितने क्वेश्चन सभी कवर हो पाए। तो हम लोग पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति लघुत्तरीय मालूम है आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। अति लघुत्तरीय जो होता है कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और वो विकल्पीय भी 1। इसके बाद जब लघुत्तरीय आता है तो वो 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अति लघुत्तरीय होता है उसमें 2 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। कितने कैटेगरी के, 2 कैटेगरी के। एक 1 नंबर के लिए आता है और एक 2 नंबर के लिए आता है। अति लघुत्तरीय 1 नंबर के लिए, 2 लघुत्तरीय तो 4 नंबर के आते हैं, दीर्घोत्तरीय 7 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से कर पाएंगे। जैसे ये देखिए पहला प्रश्न आ गया, कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 जो है ना, 140 को हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से 140 का निकाल लीजिए एलसीएम। 140 का क्या निकालिए, एलसीएम। 140 का एलसीएम लाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, फिर 0 70 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 35 दूना के 70, 35 बार में कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 7 35, और 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7 हो गया आपका। अब 140 को आप ही बताइए, 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिए 2 बार है तो मैं इसको 2 पे पावर 2 लिख दूंगा, 5 एक बार है तो 5 लिख दूंगा, 7 एक बार है तो 7 लिख दूंगा। यही आपका टूट गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इसी तरह हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंडों के
गुणनफल के रूप में अब 140 टूट गया। तो इसी तरह आपको करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहले में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए आप एलसीएम काट के आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये हो गया आपका सोल्यूशन। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर पहला था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि ये संगत है या असंगत है। तो इसे हल करना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब मालूम चलेगा ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहले आपके पास दो रैखिक समीकरण दिया है। पहला दे रखा है 2x - 3y = 8 और दूसरा दे रखा है 4x - 6y = 9। अब कह रहा है कि ये जो युग्म है रैखिक समीकरणों का, ये संगत है या असंगत, इसे हल करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2x - 3y + 8 जो इधर दिखाई दे रहा है इधर ला देंगे तो -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्या करेंगे हम कि 4x - 6y और यहाँ पे +9 इधर ला देंगे तो -9 बराबर हो जाएगा 0। हाँ, ये आपका समीकरण पहला। समीकरण दूसरा है तो पहला, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करने पे, तुलना करने पे। और इसको लिख दूंगा कि a2x + b2y और +c2 = 0 से क्या करने पे, तुलना करने पे। अब जब दोनों को तुलना करूंगा तो x से x कैंसिल, a1 = 2, y से y कैंसिल, तो b1 = -3 और c1 = -8 निकल के आएगा। इसे तुलना करेंगे तो x से x कैंसिल कटाएंगे तो a2 = 4 आ गया और b2 = y से y ये कट जाए तो b2 = -6 ना जी, और c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -9। अब हमारे पास ये निकल के आ गया। अब कह रहा है संगत है या असंगत, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे a1 बटा a2। तो a1 विद्यार्थी क्या है 2 और a2 क्या है 4। तो 2 × 2 और 2 दूनी की 4, ये आपका आ जाएगा 1/2। इसी तरह अगर यहाँ से मैं b1 बटा b2 निकालूँ तो b1 है -3 और b2 है -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 दूनी की 6, भी आ गया 1/2। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि c1 बटा c2 निकाल दूँ तो c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू क्या -9, कट जाएगा माइनस माइनस, ये आ जाएगा 8/9। तो एक चीज़ देख पा रहा हूँ मैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, लेकिन बराबर नहीं आ रहा। मतलब समीकरण हमारा इस प्रकार बना है कि a1 बटा a2 जो है वो तो बराबर हो जा रहा है b1 बटा b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं हो रहा है किसके, c1 बटा c2 के। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन बने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इस तरह का इक्वेशन बने, यह फॉर्मेट जब भी बने तो हमेशा असंगत होता है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो हमेशा यह क्या होता है, असंगत होता है, असंगत होता है हमेशा। तो वही पूछ रहा है कि संगत है या असंगत, तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूछ रहा है संगत होगा या असंगत, तो क्या होगा, संगत होगा। जैसा हल यहाँ पे देख सकते हैं, किस प्रकार मैंने इसको लगाया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको ये वाला प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि क्या x = 3 समीकरण x² - 5x + 7 का हल है या नहीं। कह रहा है कि जो x = 3 है वो समीकरण जो है इसका हल है या नहीं, तो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x = 3 है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं 3 रख के हल करूँगा। x² - 5x और +7, तो जहाँ पे भी x हम 3 रखूँगा, तो x आ गया तो मैं 3 रखूँगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -5 गुणे फिर x आ गया तो क्या रखेंगे 3 और +7 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और -5 यहाँ 15 और प्लस क्या हो जाएगा 7, तो +9 +7 कितना हो जाएगा 16 और -15, 16 में से 15 जाएगा तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 बच गया तो इसका हल होगा नहीं, हल नहीं है। अगर वही 0 आ जाता तो हम लिखते हैं कि हल है, समझ रहे हैं।
अगर वही जीरो आ जाता तो लिखते हैं हल है, लेकिन जीरो नहीं आया है तो हल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको आएंगे कि x बराबर 3 चाहिए, जो भी समीकरण का हल है, तो जहाँ पे भी x होगा वो वैल्यू रखिएगा। अगर जीरो आ जाता तो हल है, जीरो नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा है कि परीक्षण कीजिए कि क्या x बराबर -2/3 समीकरण करड़ी में 3x² प्लस 11x प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर 0 का एक मूल है। अब हमको बताना है कि जो x बराबर -2/3 है वो इस समीकरण का मूल है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाने हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे होता है। तो मूल एक मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे रखेंगे अब -2/3। अगर जीरो आ जाता है तो मूल है, जीरो नहीं आएगा तो मूल नहीं है। तो देखिए हमारे पास समीकरण यह है कि करड़ी में 3x² और प्लस 11x और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर क्या है, 0 है। आइए आराम से हल करते हैं। तो आपका करड़ी में 3 तो करड़ी में 3 फिर गुड़े, अब x² आ गया, तो x आ गया तो क्या रखेंगे कि -2/करड़ी में 3 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 11 फिर गुड़े, फिर x आ गया ना, तो x फिर रखेंगे -2/करड़ी में 3 रखेंगे और प्लस ये क्या आ गया 6 करड़ी में 3 बराबर 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 तो ऐसे ही रहेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा -11 दूनी के 22 बटे में बच गया आपका करड़ी में 3 प्लस ये हो गया आपका 6 करड़ी में 3 बराबर 0, क्योंकि हमको बराबर 0 लाना है। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 4 का गुणा किसमें होगा, करड़ी में 3 में। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात समझिए, ये आपका है करड़ी में 3/4। अच्छा, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, क्या फ़र्क पड़ता है। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो अभी तो 3 आता है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा -22/करड़ी में 3 और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर 0। अब करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया करड़ी में 3। अब माइनस ये हो गया 22/करड़ी में 3 और प्लस ये हो जाएगा 6 करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, अब एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3 कैंसिल 4, यहाँ पे करड़ी में 3 करड़ी में 3 कैंसिल 22, यहाँ पे 1 का गुणा करड़ी में 3 1 का भाग जब करड़ी में 3 करेंगे करड़ी में 3 तो हो जाएगा 6 गुणे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 4 - 22 प्लस 6 18 बटे में करड़ी में 3 बराबर 0। 18 4 22, 18 और 4 22, तो 22 - 22 बटे में करड़ी में 3 बराबर 0। तो 22 में से 22 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटे करड़ी में 3 बराबर 0। और 0 में जब करड़ी में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 0। तो देखिए आ गया कि नहीं 0 बराबर 0। तब 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो x बराबर -2/करड़ी में 3 है वो इसका एक मूल है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसलिए x बराबर -2/करड़ी में 3 समीकरण करड़ी में 3x² प्लस 11x और प्लस 6 करड़ी में 3 बराबर 0 का एक क्या है, एक मूल है, एक मूल है। ऐसे आई होप आपको यह प्रश्न आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए। तो यह प्रश्न नंबर चौथा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलिए बढ़ चलते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है यहाँ पे कि चित्र में DE समांतर है BC के। जो ये DE है ना वो समांतर है किसके? BC के। यदि AD बराबर x, यदि AD बराबर क्या दिया है? x, ठीक है, और DB बराबर x माइनस 2, और DB बराबर दिया है x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2, AE बराबर दिया है x प्लस 2, और EC बराबर दिया हमको x माइनस 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आइडेंटिटी होती है हल, उसमें एक चीज़ होता है, आप ही नोट कर लीजिए कि त्रिभुज में, यहाँ पे लिखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि त्रिभुज में किसी भुजा के, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई, समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा शेष भुजाओं की, शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, इसका मतलब यह कह रहा है कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। जैसे यहाँ पर रखा रहा है कि DE जो है वो BC के क्या समांतर है, तो ये दोनों अगर समांतर है तो ये शेष भुजाओं, जो भुजा 4 दिखाई दे रही है, सबको एक समान अनुपात में बांटेगा। समान अनुपात का मतलब कि AD बटे में क्या, जो DB है वो बराबर हो जाएगा AE बटे में किसके? EC के। तो इसको लिखेंगे, इसलिए जो AD बटे में DB वो बराबर हो जाएगा AE बटे में किसके? EC के। जब ये बराबर हो जाएगा तब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ वैल्यू रखना है AD की वैल्यू कितना दे रखा है? x, तो AD जगह क्या रखेंगे? x बटे में DB की वैल्यू है x माइनस 2, तो DB की जगह हम रखेंगे x माइनस 2 बराबर है AE कितना हमारा है? x प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बटे में EC कितना हमारे पास? x माइनस 1, तो हम रखेंगे x माइनस 1। बात खत्म, यहाँ से हल कर लीजिए। तो x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 और x प्लस 2 का गुणा होगा यहाँ इसका। तो एक फार्मूला होता है कि जब भी x प्लस 2 आ जाए और x माइनस 2 आ जाए, इसका मतलब हो गया कि x स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4, यह होता है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे, x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो सिर्फ x। क्लियर। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, -4 बराबर बच गया -x, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया तो x बराबर आ गया 4। अब x बराबर मेरे 4, यही आंसर होगा, क्योंकि हमको सवाल में पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान 4 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5वां था। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। इतना सारा क्वेश्चन आप पहले नोट कर लीजिए। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर मेरे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका 95% आ सके। सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं, खोलकर आप अच्छे से पढ़िए उसको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।